गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक IUPAC तक देख लिया था और ये जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म हो गया प्रिपेयर के, बाकी आपका ओके। तो अब बेटा जो है जियोमेट्रिकल एक बार वापस रिवीजन कर लेते क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहाँ तक की नोट भी प्रिपेयर हो गई होगी आपकी, ठीक है, ग्रेट। और कैसा चल रहा है आपका वहाँ पे? अभी टेस्ट सिलेबस हो गया कंप्लीट के बाकी है? कितना बाकी है अभी? अच्छा, ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया? अच्छा, तब तो ज़्यादा तो बाकी। अच्छा ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले आइसोमराइज्म किसको कहते हैं, हम एक बार वापस से स्पीडली समझ लेते हैं बेटा। आइसोमराइज्म का मीनिंग क्या होता है? तो आइसोमर जो है हम 11th में भी पढ़ लिया बेटा कि नॉर्मली स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन वो जो है स्टीरियो आइसोमर किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हमने ऐसा समझा बेटा कि जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो एज वेल एज अरेंजमेंट, मतलब उसका जो है मॉलिक्यूलर भी फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो। तो क्या डिफरेंट होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमराइज, मतलब उसका स्पेस में अरेंजमेंट, किस में अरेंजमेंट? स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उसको हम स्टीरियो के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप था जो हमारा IMP क्वेश्चन है बोर्ड के लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बनता था, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म, ठीक है। तो जहाँ पे यही लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट बनाया था, क्योंकि ये लेक्चर आई थिंक मैंने अपलोड नहीं किया था, है ना? आप हाँ ये वाला किया हुआ है, जियोमेट्रिकल आ जाता है इसमें? नहीं आया होगा, IUPAC तक ही था। हाँ अच्छा, हाँ मुझे IUPAC तक ही बनाया था, ये वाला पोर्शन आई थिंक नहीं लिया था, मेरा सेंस ऐसा है, इसलिए चलो ठीक है, हो गया होता, इट्स ओके। तो जो है जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म में फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो आइसोमराइज्म है बेटा, इसके अंदर देखो आप ध्यान से, ये वाला एग्जांपल देखो, PTNH3Cl2, तो दोनों वन साइड है, तो इसको कहते हैं हम सीस, और अपोजिट डायरेक्शन में इसको क्या कहते हैं? ट्रांस। लेकिन दोनों का नेम बनाओ, IUPAC नेम सेम ही बनेगा, ठीक है। ऊपर सीख लिया हमने डाई एमाइन, डाई क्लोराइडो, प्लेटिनम, ठीक है, और 2 हो जाएगा। मतलब दोनों का नाम सेम हो रहा है, तो डिफरेंट क्या है? नाम भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, और इसी को हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म। फर्स्ट पॉइंट यही बनता है। सेकंड पॉइंट ये बना है कि नॉर्मली जियोमेट्रिकल के अंदर 4 लिगेंड वाले और 6 लिगेंड वाले नॉर्मली इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। 4 के अंदर बात करें तो MX2L2 स्क्वायर प्लेनर शेप होता है, ठीक है, जिसमें सीस एंड ट्रांस हमें देखने को मिलता है। दूसरा ABXL टाइप होता है बेटा, जिसमें 2 सीस एंड 1 ट्रांस होता है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाया था कि 2 सीस एंड ट्रांस कैसे हो गए, आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा कौन सा बन गया? सीस बन गया, क्लियर, ठीक है। लेकिन अब पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल इसकी सेकंड पोजीशन लाई, तो ये क्या बन गया? हमने ट्रांस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप सोचो कि चलो BR की पोजीशन चेंज करते हैं, BR की तो क्लोरीन को यहाँ लाओ, NH3 को यहाँ लाओ, तो वापस क्या बन जाएगा? सीस बन जाएगा। मतलब 2 सीस बने और एक क्या बना? ट्रांस बना। तो जब इस तरह आपका स्ट्रक्चर हो तो 2 सीस एंड 1 ट्रांस बनता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था बेटा। थर्ड पॉइंट ये है कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर जब MX2L4 टाइप का हो बेटा, तो क्या बनता है? सीस, और ये सामने क्या बन गया? ट्रांस टाइप का बन जाता है MX2L4 में। और दूसरा एक टाइप्स होता है बेटा, जो पॉइंट नंबर 4 था, कि इसी के अंदर जब डाइडेंटल लिगेंड हो तब भी इस तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है, सीस एंड ट्रांस वाला। ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट ये था कि जब 3 टाइप हो, मतलब कि Ma3B3 टाइप हो, Ma3B3 टाइप हो, तो तब ये क्या करेंगे बेटा कि तब जो है एक को जो सेम साइड है उसको हम फेसियल कहेंगे, सामने उसको मेरिडोनियल के नाम से हम जानते हैं। कि जैसे ये देखो, इसमें एक सीस है, एक ट्रांस है, ठीक है। देखो ये सामने है, वो क्या है? ट्रांस है, और ये क्या है? सीस है। दिख रहा है NH2 सामने, तो ये बन गया ट्रांस और एक सीस। यहाँ पे देखो इसी तरह NO2 में, तो इसको कहते हैं मेरिडोनियल, और यहाँ पर सबके सब क्या हो गए? सीस हो गए। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब इसी के ऊपर से ये जो क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 9.4 देख लेते, क्या है क्वेश्चन?
Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complex having a two different type of unidentate ligand coordinate with a central atom? क्या आप कह रहे हैं बेटा कि टेट्राहेड्रल के अंदर, किसके अंदर, हमने टेट्राहेड्रल के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं होगा? चलो सोच के बताओ मुझे। अब टेट्राहेड्रल का मतलब तो आपको पता ही है। तो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, देखा है आपने? आप देखो ध्यान से, इसमें ऐसी पोजीशन नहीं बन सकती, सबके सब सेंट्रल एटम के साथ जुड़े, तो ये भी है ये भी है, लेकिन सब ऐसे अरेंजमेंट है उसका कोई स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? स्पेसिफाई का मतलब जैसे आपने ये लो और ये एक स्ट्रक्चर लो, चलो ठीक है, तो ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये है स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन बन सकती है, ध्यान से देखो आप, ठीक है, और पास पास में भी आ सकते हैं। बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें ध्यान से देखो, तो इसकी रिलेटिव पोजीशन है जो यूनिडेंटल लिगेंड की, वो सेंट्रल जो एटम होता है उसके साथ सेम रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में सब सेम ही होती है। कैसी होती है? सेम होती है। ड्यू टू दिस रीजन दे नॉट शो दिस टाइप ऑफ द जियोमेट्रिकल आइसोमराइजम। ओके, तो ध्यान रखना बेटा, ये वन जो है क्वेश्चन था। उसके बाद है ऑप्टिकल आइसोमराइजम, ये भी हमारा आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है? ये 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल आइसोमराइजम। अब आपको क्वेश्चन होगा सर ऑप्टिकल आइसोमराइजम का मीनिंग क्या होता है? चलो पहले वो समझ लेते हैं। तो अपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था किरालिटी, याद हो तो थोड़ा। अब देखो पहले इसका एग्जाम्पल से समझते तो फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे हमने CuEn3 ले लिया बेटा, ठीक है, ट्राई इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 आयन। अब इसको और इसकी इमेज लो, दिख रहा है इसके बीच में मिरर रखा, तो इसकी इमेज मिली बेटा, ठीक है। अब ये को पूरा का पूरा उठाओ और इसके ऊपर रखो, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर उठाओ और इसके ऊपर रखो, क्या इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल होगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। वेरी गुड, क्योंकि ये इस तरह का है, C है और ये C है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके C को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा। बस यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि ऑप्टिकल आइसोमर आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल ऑन वन अनदर। तो ऑप्टिकल आइसोमराइजम वो है जिसके अंदर इमेज जो है वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, और उसी को हम एनेंटियोमर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बेटा। और जो मॉलिक्यूल, याद रखना, और आयन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती उसको हम कहते हैं किराल। क्या कहते हैं बोलो? किराल। क्लियर एकदम? जिसमें दो तरह के स्ट्रक्चर हमने को देखने को मिलते हैं, एक तो होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लेवो। आपको क्वेश्चन होगा सर ये डेक्स्ट्रो कैसे बना, लेवो कैसे बना? तो ये बेटा जो है ना आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज होती है। ये जो है पोलरिमीटर के अंदर शो होता है। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज होता है उसको डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज उसको लेवो कहते हैं बेटा, बट आपको यहाँ पता कैसे चलेगा क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? तो ये जो है ना प्रैक्टिकली चीज़ है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली होती है, कुछ चीज़ हम स्ट्रक्चरल से भी फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है बेटा। तो यहाँ पर इसका ये डेक्स्ट्रो है, इस साइड हो तो, और इस साइड हो तो लेवो, समझ के आप अभी चलो, ठीक है, ओके। और यही चीज़ यहाँ डेफिनेशन में भी लिखी है सेकंड पॉइंट में, कि जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इसको हम लेवो के नाम से जानते हैं। डेक्स्ट्रो को डी भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, इसको लेवो एल और माइनस से भी इंडिकेट करते हैं। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट था यहाँ तक, ठीक है। यस और नो? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमराइजम इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? ऑक्टाहेड्रल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड ज्यादातर प्रेजेंट हो। देखो ये सबके सब डाइडेंटेड लिगेंड है। कौन से बोलो? मतलब क्लेट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे, साइक्लिक टाइप का, बोलो क्लियर? ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, नॉर्मली कोऑर्डिनेशन जो इसकी जो स्पेयर है बेटा, इसके अंदर जैसे PtEn2Cl2+, तो यहाँ पर देखो ये En वन साइड है, ये Cl वन साइड है, तो ये सीस बन गया। और यहाँ पर भी देखो ये दोनों वन साइड है, ये भी वन साइड है। तो यहाँ पे क्या कहने का इंटेंशन कर रहा है? दिस टाइप ओनली द सीस आइसोमर सो दिस टाइप ऑफ द एक्टिविटी।
ये तरह की एक्टिविटी जो है ऑप्टिकल आइसोमराइज्म की वो सिस टाइप के ही देखने को मिलता है। लेवो बन सकता है, इसका मतलब ये नहीं बन सकता है, पॉइंट नोटेड कि ये Cl को यहाँ ला दो बेटा और ये EN को सामने ले जाओ तो क्या बन जाएगा, लेवो मतलब कि जो है हमारा ट्रांस बन जाएगा ना। देखो Cl को यहाँ ला दो और EN को सामने ले लो, बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तो ट्रांस बन जाएगा। लेकिन ट्रांस जब बनेगा तो फिर क्या होगा, तो फिर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे देखते हैं, जैसे PT, ये Cl है, ये Cl है, ये EN है फॉर एग्जाम्पल, ये UN है। अब इसका इमेज कैसे मिलेगी, सेम टू सेम ही मिलेगी ना, तो क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। और जब सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी तो फिर वो ऑप्टिकल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर एकदम, अब समझ में आया पॉइंट क्या कहना चाहता है ये पॉइंट नंबर 4, यस और नो, ठीक है, बोलो क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, आपको एग्जाम में जब भी पूछते हैं दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, कि COEN 3+ वाला और PTEN2 Cl2+ वाला, और 4 पॉइंट ये बना दीजिए। तो ये हमारा 3 मार्क्स का IMP क्वेश्चन था, डिस्क्राइब अबाउट ऑप्टिकल आइसोमराइजम। क्या है बोलो, ऑप्टिकल आइसोमराइजम, क्लियर एकदम, ठीक है बेटा। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि ये हमने पूछते हैं क्वेश्चन में, MCQ में आ सकते हैं और किसी में भी तरह पूछ सकते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमराइजम ऑफ FeNH3CN4-। जियोमेट्रिकल पूछा है बेटा, कौन सा पूछा है, जियोमेट्रिकल। अब आपको क्वेश्चन होगा सर जियोमेट्रिकल क्या करेंगे, तो जियोमेट्रिकल का मतलब सिस ट्रांस, कौन सा बोलो। अब यहाँ पे देखो दो NH3 है, उसी को हमें फोकस करना है, उसको पास पास में ले लो तो सिस, सामने ले लो तो ट्रांस, ठीक है, ओके। क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेशन जो है यूनिट्स विच इज अ किराइल ऑप्टिकल एक्टिव। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपका। देखो ये सिस लिखा है, यहाँ ट्रांस लिखा है, जहां ट्रांस लिखा है तुरंत आपके मगज में क्लिक हो जाएगा कि ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा, सोच के बताइए। ये नहीं होगा, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, अभी पढ़ लिया हमने लाइन कि ट्रांस वाला सुपर इम्पोजेबल है, और सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर ये वाला होगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, मतलब कि सिस वाला जो है वो हमारा यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्लियर। तो एग्जाम में ये MCQ में पूछते हैं इस टाइप का पॉइंट, कहाँ पूछते, बोलो क्लियर, डन एकदम। फ्रॉम बिलो विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, या एनेंटियोमर्स, दूसरा नाम अभी पढ़ लिया हमने, कौन सा नाम, एनेंटियोमर्स, ये रहा देखो, ये पॉइंट ध्यान रखना। फ्रॉम बिलो विच इज एग्जाम्पल ऑफ एनेंटियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमराइजम, क्लियर। तो ये याद रखना किस तरह के, या सुपर, डू नॉट सुपर इम्पोजेबल, नीचे में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो हमें देख लेना है कि वहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है लिंकेज आइसोमराइजम, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे वो हम समझेंगे बेटा, पहले एक एक करके टॉपिक समझ लेते हैं। अब लिंकेज आइसोमराइजम क्या है, यहाँ टाइटल ही सब कुछ समझाता है, देखो ध्यान से। लिंकेज, लिंक का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे, यस, कनेक्शन। तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमराइजम, आइसोमराइजम वर्ड है बेटा, देखो मतलब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, तो क्या डिफरेंट होगा, तो अब डिफरेंट होगा उसका जॉइनिंग पोजीशन, लाइक एम्बिडेंटेड, याद आ रहा है एम्बिडेंटेड, तो वहां पे क्या होता था थायोसाइनाइड में, याद होगा NCNS सल्फर की तरफ से भी जुड़ सकता था, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता था, नाइट्रो वाले में नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता था, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता था एक ही, लेकिन पोजीशन चेंज होती थी जॉइनिंग की। बस इस तरह के जो भी एग्जाम्पल है उसी को कहते हैं लिंकेज आइसोमराइजम, क्लियर। अब आपको क्वेश्चन होगा सर इसके लिए, इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी वेरिएबल हो जाएगी, मतलब चेंज होती है। तो यही यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब अबाउट लिंकेज आइसोमराइजम। लिंकेज आइसोमराइजम अराइजेज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग अ एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल, which is example of NCNS minus which may bind through the nitrogen side from a sulfur, ठीक है। एंड दूसरा एग्जाम्पल है NO2 का, जो दोनों तरफ से जुड़ सकता है बेटा, विच इज़ द ऑब्टेन बाय द रेड फॉर्म्स, ये जो है रेड फॉर्म देगा, और जब
इस तरफ से ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो कौन सा कलर देगा, येलो कलर देगा। कौन सा कलर देगा, येलो कलर हमें दे रहा है। ठीक है, क्लियर एकदम, बोलो समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये बन गया। सेकंड पॉइंट एग्जांपल वाला कि लिंकेज आइसोमराइज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगैंड। फिर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल NCNS- which may bind through a nitrogen side as well as a sulfur side, तो MCNS एंड सल्फर साइड SCNS। इसी तरह NO2 की बात करो, नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा इसके साथ, मतलब कोबाल्ट NH3 के साथ, तो कौन सा कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है। और यही ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो कौन सा कलर दे रहा है, येलो कलर दे रहा है। ठीक है, तो ये होगा एग्जाम्पल लिंकेज आइसोमराइज्म। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म का मीनिंग क्या होगा, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, इसका टाइटल पर फोकस करो, कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म। तो इसमें क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म का मतलब क्या, तो हमने अभी पढ़ लिया था एग्जांपल, यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन यहाँ जॉइनिंग, मतलब दो हमने स्पेयर ले लिए, दो यूनिटी जो ले ली बेटा, तो उसके अंदर पोजीशन चेंज होगी लिगैंड की। क्या चेंज होगी, यस वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे NH3 है, चलो ठीक है, यहाँ पे कौन है, साइनाइड। अब क्या करो, ये साइनाइड को यहाँ ला दो, NH3 को यहाँ ला दो, पोजीशन चेंज की। तो इस तरह का जो भी बनता है बेटा, इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो है आइसोमराइज्म। अब समझते हैं वापस इसको, पॉइंट नंबर 1, दिस टाइप ऑफ आइसोमराइज्म अराइज फ्रॉम इंटरचेंज of ligand between a cation and anion units of different metal ion present in a complex। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। क्या चेंज करते हैं, लिगेंड की पोजीशन चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं बिटवीन टू कैटायन एंड एनायन जो स्पीयर होते हैं उसके बीच में। एग्जांपल, फिर सेकंड पॉइंट, CONH36 CrCN6। अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा लिखा है, देखो CONH36 CrCN6, क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ पे NH3 को क्रोमियम के साथ ला रहा हूँ, साइनाइड को इसके साथ ला रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्रोमियम आगे आ जाएगा। सर आपको क्वेश्चन होगा, अरे सर क्यों, तो रीज़न है, देखो इसका चार्ज 0 है, क्रोमियम का +3 था, तो यहाँ पे +3 आगे आएगा पॉजिटिव, और कोबाल्ट साइनाइड के साथ गया। सुनना मेरी बात, कोबाल्ट का चार्ज तो वही था बेटा, पहले जो था वही, लेकिन साइनाइड का -6 +3 ओवरऑल -3 होगा, तो ये पीछे चला गया। बात समझे। आपको क्या लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेटल की पोजीशन चेंज हुई। देखो यहाँ पे CO आगे था, यहाँ Cr आ गया, बट एग्जैक्टली पोजीशन लिगेंड की चेंज होती है। बट लिखने में हम आगे पॉजिटिव को लिखते, किसको लिखते, पॉजिटिव वाले को, इसकी वजह से आगे ये आ गया, पीछे वो चला गया। बोलो क्लियर। तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बैलेंस नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा वो स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने आगे पढ़ लिया IUPAC ने कि पॉजिटिव वाला आगे लिखते, नेगेटिव वाला पीछे लिखते। ठीक है, ओके, बोलो क्लियर एकदम। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमराइज्म, यस और नो, क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म। आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म किसको कहेंगे, तो यहाँ पे वर्ड को पिकअप करो, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हम किसको कहते हैं कि जब भी कोई भी आयन बनते हो, वाटर में डाल दिया हमने किसी को और आयन बना दिए, आगे बढ़ा हमने फर्स्ट इस यूनिट में, डिफरेंट आयन बनते थे, याद आ रहा है ना, डबल सॉल्ट एन उसमें। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट हो गए। आयन जो प्रोड्यूस होते हैं वो, अब वो कैसे हो सकता है, एक बार H2 फॉर एग्जाम्पल अंदर रखो, दूसरी बार बाहर रखो, उसकी पोजीशन चेंज कर लो। यही चीज यहाँ पे होने वाली है। देखो यहाँ कि यहाँ पे Br बाहर है, तो कौन सा, जब आयोनाइजेशन करोगे तो कौन सा आयन बनेगा, Br। अब क्या करो, Br को अंदर ले लो, SO4 को बाहर ले लो, तो क्या होगा, SO4 का आयोनाइजेशन होगा। तो दोनों के अंदर जो प्रोड्यूसिंग आयन है वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह का जो भी आइसोमराइज्म होता है इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर। देखो याद रखना, इसको समझ के याद रखना, हो सकता है एग्जाम्पल में ये भूल जाओ आप, तो आप इसके जैसा कोई और लिख सकते हो जो कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल मगज में आ जाए, बट सूटेबल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कोई भी लगाया तुक्का बैलेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
This form of isomer arise when the counter ion in a complex salt is itself potential ligand can displace ligand when which can become a counter ion. ठीक है, कि जो ligand के साथ काउंटर जो बाहर है वो चेंज हो सकता है. एग्जाम्पल आयोनाइजेशन आइसोमर, इसका एग्जाम्पल दे दिया. क्लियर एकदम. तो ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन आइसोमराइजम. फिर उसके बाद है सॉल्वेट आइसोमराइजम. सेम टू सेम बात है सॉल्वेट में. देखो, दिस फॉर्म आइसोमराइजम इज नोन एज अ हाइड्रेट आइसोमराइजम. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. इन केस वेयर द वाटर इज इन्वॉल्व द सॉल्वेंट, दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमराइजम. उसके जैसा ही है, सेम टू सेम. देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन बाहर है 3. अब क्या हुआ, क्लोरीन एक अंदर चला गया, पानी बाहर आ गया. दिख रहा है आपको? तो कलर चेंज हो गया, ग्रे ग्रीन. और जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो यहाँ 3 क्लोरीन बनेगी, यहाँ 2 क्लोरीन बनेगा, तो नंबर ऑफ आयन विल बी डिफरेंट. तो इसी को कहते हैं हम सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमराइजम. क्लियर. पॉइंट नंबर 1, दिस सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमराइजम. सेकंड पॉइंट यहाँ से, सॉल्वेट आइसोमराइजम डिफर बाय व्हाटएवर नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट्स डायरेक्टली बॉन्ड टू मेटल और मेटल merely present in a free solvent molecule in crystal. एग्जाम्पल थर्ड पॉइंट, एक्वा कॉम्प्लेक्स वाला ये है Cl3 वायोलेट कलर. सॉल्वेट आइसोमराइजम जिसमें वाटर बाहर आ गया, वो कलर हो गया ग्रे ग्रीन. कौन सा हो गया बोलो? ग्रे ग्रीन. क्लियर एकदम. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलो इंटेक्स क्वेश्चन अभी सॉल्व करो आप सब, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ. चलो ये वाला क्वेश्चन. Indicate the type of isomerism exhibits the following complex and draw the structure for this isomerism. चलो ट्राई करिए आप, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको. चलो बेटा, हो गए सबके सब. यहाँ क्या पूछा है? इंडिकेट द टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म एग्जिबिट फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दिस आइसोमेरिज्म. 2 चीज़ फाइंड करने, एक तो स्ट्रक्चर बनाना है इसका, फर्स्ट पॉइंट, और उसके अंदर कौन से टाइप का मतलब कि जो है आइसोमर प्रोड्यूस होता है वो हमें सोचना है. ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपको आ जाएगा. देखो ये वाला तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, CuN3. तो आप देखो यहाँ पे मैंने बनाया KCrH2O, यहाँ पे -4 चार्ज है, यहाँ पे +3 ले लेंगे तो -1 आ जाएगा, K आ गया. ठीक है, अब जो है यहाँ पे K तो रख लिया, ये Cr है. अब सोचो आप क्या करेंगे, तो 2 OX है तो OX को हमने ऐसे रख लिया. फॉर एग्जांपल ये H2O रख लिया, 1 H2O फॉर एग्जांपल है बेटा, ये दूसरा H2O. अब इसकी साइड से ये यहाँ से हमने OX ऐसे डाल दिया 1 और ये OX डाल दिया सेकंड. दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये कौन सा बन गया? सिस. अब इसकी पोजीशन चेंज करो तो क्या बन जाएगी? ट्रांस. वेरी गुड, समझ गए. शॉर्ट में याद रखो, देखो ये M
A2B। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना आप, ये B4 टाइप है, B4 टाइप है, क्योंकि ये डाइडेंटेड है, ये भी डाइडेंटेड है, लेकिन ये सीस बन गया, ये जो पोजीशन चेंज करो तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ये सीस ट्रांस वाला एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है, सीस ट्रांस वाला है। बोलो क्लियर, अरे समझ में आ रहा है, चलो ट्राई करो और बाकी के। क्या हुआ बेटा, और फर्स्ट वाले में और भी सोचना है, और भी कुछ बन सकता है। क्या बन सकता है, सोचो। नहीं, क्योंकि इसमें तो कहाँ चेंज होगा, पोटेशियम है बाहर, चेंज नहीं हो सकता है। और सोचो, ये फर्स्ट वाला जो बना ना, ये तो हमारा बन गया सी स्ट्रक्चर। इसके बाद आप ऐसा बना सकते हो, Cr है, H2 सामने ले लिया 1, H2 सामने ले लिया 2, यहाँ से हमने बना दिया बेटा ये OX, ये दूसरा OX, ये OX, ये दूसरा OX, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कौन सा, ट्रांस। कौन सा बन गया, ट्रांस। और भी कुछ बन सकता है, सोचो आप ध्यान से। ये स्ट्रक्चर के बारे में देख के आपको कुछ समझ में आना चाहिए। ये सी स्ट्रक्चर है बेटा, तो सिस की मतलब ये कौन सा बन सकता है। सिस में ऑप्टिकल आइसोमराइज्म के बारे में सोचो थोड़ा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होनी चाहिए। यस, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी। और दूसरा देखो, ये स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, क्रोमियम H2O, दिख रहा है बेटा, H2O। उसके बाद यहाँ पर आप जो है OX और ये OX ले लो। सर अगर ये CR वाला सर अगर ऑप्टिकल आइसोमराइज्म है, सो एक मिनट में समझा दिया। तो ये जो है, अब देखो यहाँ से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट समझना कि इसकी जो मिरर इमेज है वो सेम नहीं होगी। यस, सेम नहीं होगी। सुपर इम्पोजिबल नहीं है, यस नहीं है। दूसरी बात, ये डाइडेंटेड है इसमें, यस डाइडेंटेड है, देखो ये डाइडेंटेड है, यस और नो। तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो जा रही है, जो है कि ये सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, यस डाइडेंटेड भी शो कर रहा है। तो फिर क्या चाहिए आपको, तो ये ऑप्टिकल आइसोमराइज्म इंडिकेट करेगा। लेकिन सर अगर ये ऑप्टिकल आइसोमराइज्म है तो ट्रांस को शो करेगा। ट्रांस कैसे कर सकता है भाई, तो आपने लिखा है। अरे ये अलग है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, क्या मैंने लिखा है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमराइज्म। सीस ट्रांस जियोमेट्रिकल का ये पंडा लिखा मैंने। ये कौन सा लिखा, ये कौन सा लिखा, और ये बात कर रहा हूं ऑप्टिकल की, इसलिए मैं यहाँ बीच में मिरर डाला, देखो। तो यहाँ पर जियोमेट्रिकल भी बनेगा, ऑप्टिकल भी बनेगा। पॉइंट समझे आप, ठीक है। तो ये डेक्स्ट्रा होगा, ये लेवो होगा, ठीक है। इस साइड है, ये इस साइड है, फोकस कर लेना आप। क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, देखो के बाद है CuN3Cl3 वाला, देखो
ये मेन है बेटा, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक समझना तो आसान था। चलो सेकंड वाला लगाओ, COEN3Cl3। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए आप। अब इसमें आप ध्यान से देखो, तीनों तीन सेम है, तो सिस ट्रांस तो बन नहीं सकता, जियोमेट्रिकल नहीं बन सकता है, तो कौन सा बन सकता है? यस वेरी गुड, कौन सा बन सकता है? ऑप्टिकल। वेरी गुड, राइट आंसर। कि CO जो है बेटा, CO के साथ आप इस साइड ये ले लिया आपने, ठीक है, और एक इस साइड ले लो, ये एक ये आ जाएगा, और दूसरा ये यहाँ डाल दो। चलो ठीक है, दिख रहा है। अभी इसकी मिरर इमेज ले लो आप बेटा, इसके क्या ले लो? मिरर इमेज। तो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगी, तो ये हमारा इस साइड जो है डेक्स्ट्रो, इस साइड ले लो, ले वो। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ओनली ऑप्टिकल आइसोमराइज्म ही पॉसिबल होगा, लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन, CONS35NO2NO3 ट्वाइस वाला करो। चलो तो इसका ज्योमेट्री कैसे बनेगी? सोचो, दिमाग लगाओ, फिर सॉल्व करा रहा हूँ। CONS35 क्या क्वेश्चन? NO2 NO3 ट्वाइस, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल तो नहीं बन सकता है, क्लियर है, आप राइट हो। तो जियोमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद कौन से आए वो सोचो। अब उसके बाद आए ना और भी आइसोमराइज्म में, लिंकेज आए, और आपके और भी बहुत सारे आ गए, हाइड्रेट वाला आ गया। तो सोचो कौन से पॉसिबल है? यस, एक तो इसके अंदर आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म पॉसिबल है। यस यू आर राइट, क्योंकि आयोनाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं। चलो दूसरा कौन सा हो सकता है इसमें? यस राइट आंसर, क्योंकि NO2 है ना। राइट आंसर, वेरी गुड, परफेक्ट। लिंकेज आइसोमराइज्म भी इसमें पॉसिबल है। वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है, राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो। क्या है देखो, PT वाला है ना, PT ये तो सॉल्वेंट आइसोमराइज्म NH3H2O Cl2। बाहर कुछ है ही नहीं, तो सॉल्वेंट की कहाँ बात होगी भाई? ये कौन सा टाइप है? देखो MaBC2, Ma2B2C2 वाला दिखाया था मैंने, 2 Cs एक ट्रांस, याद आ रहा है कुछ? अभी तो मैंने इसलिए जियोमेट्रिकल रिवाइज करवाया ना, क्योंकि Cl2 है ना, तो इसके अंदर 2 Cs ट्रांस बन जाएगा। देखो ये प्लेटिनम है बेटा, इसके इस तरफ Cl ले लो, इस तरफ भी Cl ले लो, ये तो हो गया सिस। इस तरफ NH3, इस तरफ H2O, ये बन गया कौन सा हमारा? सिस बन गया। फिर एक और बनाया था हमने ट्रांस वाला, याद होगा बेटा, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लो, Cl, यहाँ पे NH3, यहाँ पे H2O, तो ये बन गया ट्रांस। और भी एक सिस बन सकता था, लेकिन हम ओवरऑल तो दो, एक सिस ट्रांस मतलब भी कह सकते हैं ना, भले 2 सिस बनते हो, कि वो तो हमने टॉपिक में सीख लिया था कि भाई हम इसकी पोजीशन H2 को यहाँ रिप्लेस करते, Cl को यहाँ ला देते, तो ये दोनों सिस इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 सिस और एक ट्रांस बन जाता है। बट ओवरऑल यहाँ पे सिस ट्रांस बनते हैं, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। क्लियर, डन। क्योंकि बाहर कोई है ही नहीं ना, तो बाहर कोई है नहीं, तो मतलब आयोनाइजेशन हाइड्रेट होगा नहीं। लिंकेज की कोई है ही नहीं ऑप्शन ऐसा, लिंकेज में HCN हो, NO2 हो, तो कुछ लिंकेज की बात हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल डाइडेंटेड कोई है नहीं, तो ऑप्टिकल वाला भी नहीं होगा, बात समझो। तो बाकी रहा सिस ट्रांस।
तो सिस ट्रांस पॉसिबल है, यस बना दिया आपने। क्लियर बोलो, डन। तो पूरा इंडेक्स ये हो गया हमारा सॉल्व। 4 ही है ना, और है एक? नहीं सर, 4 ठीक है चलो, तो ये पूरा इंडेक्स हमारा होगा। चलो 9.3। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। गिव द एविडेंस दैट CuNH3,5Cl SO4 एविडेंस देने की जरूरत नहीं, चलो ठीक है, वो तो समझ में आ जाने वाला बात है कि यहाँ पे क्या बनेगा, पता है हमें कि आर आयोनाइजेशन आइसोमराइज्म के भाई इसमें SO2 बनेगा, Cl बनेगा, इसमें कुछ नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता ऐसा। ये IMP था, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे हैं, इस तरह के पूछते एग्जाम में खास तो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा, जो VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है वो समझनी है हमें। वैसे आपने समझी होगी, लेकिन एक बार वापस से समझ लेते, कुछ पहले बेसिक पार्ट ले लेते जो प्रीवियसली दिए हुए हैं। हमने वर्नर थियरी तो पढ़ ली, ठीक है। आगे अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन थे। वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई द बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वाई द मैग्नेटिक, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी समझ में आ रहा है। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग कंपाउंड, वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड CFT के बारे में आगे इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, किस तरह है, क्या है, वो 1 to 1 पूरे टॉपिक में हम समझेंगे। ये जो है ना मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनने वाले यहाँ से। हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं पूछते, पॉइंट समझना, हमें ये एग्जाम्पल पूछने वाले वैलेंस बॉन्ड थियरी के बिहाफ पर बनेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये टेबल थोड़ा याद कर लेना आपको कि जब भी 4 लिगेंड हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 क्यों बनेगा वो भी समझेंगे अभी VBT के थियरी में, ओके। तब टेट्राहेड्रल शेप होगा। DS2 बनता है, DS2 तो स्क्वायर प्लेनर, sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, 6 होना हो टोटल, कुछ भी हो 6 होता है टोटल, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। इतना मगज में रख लेना है। अब यहाँ से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, ठीक है। मैंने वो वीडियो डाल दिया था, आपने देख लिया था ना पैटर्न वाला। अभी जो लेटेस्ट पैटर्न आई है आपकी बोर्ड की, वो देख लिया आपने? नहीं देखी तो वीडियो देख लेना वो, ठीक है। पूरा उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन कर लिया कौन से यूनिट कितने मार्क्स के। उसमें 3 जॉन में है। यूनिट 1 उसमें आपके 2 1 2 3 वाले यूनिट है, ठीक है। फिर जो है 4 5 6 और फिर उसके बाद आएगा 7 8 9 10, 4 यूनिट बनते हैं। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 31 मार्क्स का है, ये 20 मार्क्स का है और ये 49 मार्क्स का है। बात समझे आप? पहले 3 यूनिट जो है 1 2 3 सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 31, फिर केमिकल काइनेटिक्स और ये अभी जो चल रहा है वो, और इसके बाद एक ऑर्गेनिक का आएगा आपका, वो 20 मार्क्स का, और लास्ट 4 यूनिट है 49 मार्क्स के। हाँ मैं सॉल्यूशन बोला, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। यहाँ अभी के हिसाब से तो उसको चैप्टर 1 ही कहेगा ना, आपकी ओल्ड बुक के हिसाब से सॉलिड स्टेट 1 यूनिट का था। आप ओल्ड NCERT के हिसाब से सोच रहे होगे मे भी, इसलिए न्यू NCERT में तो 1 ही दिया होगा सॉल्यूशन को। तो फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ न्यू NCERT के हिसाब से बेटा। ओल्ड NCERT के हिसाब से जब वो नीट जी चला थे तो अभी तक वो बात कर रहे थे, लेकिन नीट वालों ने तो कट कर लिया। JEE का कुछ अपडेट आया नहीं है। आया आपका अपडेट? कुछ नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अब नहीं आएगा, अब तो ख़त्म हो गया। तो आपको तो सभी करना है वहाँ के लिए। यहाँ नीट में तो आपको पता ही है ना, नीट के लिए तो जो न्यू NCERT के हिसाब से पेपर आएगा पूरा, मतलब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 9 यूनिट कट, 30 है ना, उसमें से 9 ये जो चले, 10 यूनिट ये रहे और 10th के कुछ 9 रहे, 11th के 9। यहाँ से आपके 6 यूनिट कट हो गए ना, आपको पता होगा 16 थे उसमें से 10 हो गए। तो मतलब वो जो 6 यूनिट कट हो गए तो वो 6 यूनिट में से नीट में नहीं आने वाला है। नीट में 10 यूनिट में से ही आएगा 12th में। मतलब बहुत आसान हो गया पहले के कंपैरिजन में, और तो बहुत आसान है बच्चों के लिए स्कोर करना नीट वालों को। लेकिन पेपर लेवल थोड़ा प्लस करेगी, ये तो छोड़ेगे थोड़े। अब JEE मेन तक ले जाएगी उसको, उसका लेवल थोड़ा। चलो ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट CuNH3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ, फिर पूरा यहाँ पे एक एक करके पॉइंट समझेंगे हम। क्या क्या ढूंढना होगा देखो, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं, ठीक है। हमें CuNH3 ये VBT ही है, पूरी वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड
वैलेंस मतलब आपको पता चल गया पूरा, मैंने पहले ही समझा दिया था कि वैलेंस जो होता है उसके अंदर बॉन्डिंग होगी, उसी के ऊपर पूरी थियरी है। तो इसके ऊपर जो है इसका हमें क्वेश्चन ऐसा देते हैं, डिस्क्राइब अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, साथ में इसका जो है स्पिन बता दीजिए, कौन सा स्पिन होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में डाल देते हैं। मैं पहले पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर पैटर्न तो क्वेश्चन तो आपको दिए है वो समझा दूंगा। सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में जो भी लिगेंड हो ना, सॉरी मेटल, वो मेटल लिख लो, ठीक है। उसका पहले एटॉमिक नंबर लिख लो। कोबाल्ट का कितना होगा? 27 वेरी गुड, 27। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, आर्गॉन 3d7 4s2, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में उसके ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ ध्यान से भी फोकस करना, बाद में वहाँ पे देखना बेटा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनेगा, फिर एस ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद 4s के बाद क्या आता है आपको पता है, 4p आता है, वैकेंट, क्योंकि वही तो है वैलेंस बॉन्ड। और उसके बाद जो है एक हम p भी बना देते हैं, चलो वैकेंट। एक क्वेश्चन को समझ लिया तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर से सब आपको आ जाएंगे, इसलिए इसको पहले को शांति से समझाऊंगा। 3d7 है, चलो 3d7 रख लिया, 7 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू आवर पॉलीहेड्रो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे फिल होगा। 4s2 यहाँ पे 2 फिल हो गए बेटा, ओके डन। अब यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखो, CO का चार्ज कितना हो रहा है, इसका चार्ज 0 है, इसका +3 है, मतलब कि कोबाल्ट का चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गॉन, बोलो क्या होगा, 3d6, वेरी गुड, 4s 0 4p 0, वेरी नाइस, चलो ठीक है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसके ऑर्बिट बना देते हैं। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ तक क्लियर। अब जो ये मेटल है, सुनना मेरी बात, उसके साथ कौन जुड़ रहा है, लिगेंड जुड़ रहा है। कौन जुड़ रहा है, CuNH36 आउट ऑफ ब्रैकेट 3+, बोलो क्लियर। अब एक पॉइंट याद रखना, आगे मैं पूरा उसकी सीरीज भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं वो सिखाऊंगा। NH3 जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड होता है, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी दे दूंगा आपको, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो स्पिन कौन सा होगा, समझो, ठीक है। यहां पर ये हमने रख लिया बेटा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो यहाँ पे लो स्पिन होगा, क्या होगा, ऑपोजिट याद रखना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पैरिंग में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, पैरिंग में, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 2 चले गए, ये 2, 6 हो गए बेटा, बोलो क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब जो है लो स्पिन का मतलब वो आपको आगे इसके बाद CFT थियरी सिखाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो नीचे ही रहेंगे, नीचे ही सब पैरिंग कर लेंगे, जंप नहीं लगाएंगे, वो आपको सिखाऊंगा मैं आगे पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अब ये सारे पैरिंग हो गए, यहाँ तक तो क्लियर। अब बेटा हमारे आ रहे 6 लिगेंड, 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड, 6 पेयर ऑफ जो है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 6 क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, और यही तो VBT है, यही क्या है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। बात समझे आप, कि यहाँ पे जो ये मेटल की ऑर्बिट थी वो वैकेंट थी, खाली थी बेटा। लिगेंड आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मैंने आगे सिखाया कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। और 6 वैकेंट थे, 6 बना दिए, और ये आपस में जुड़कर 6 लिगेंड
कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, देखो दो है D, एक है S, 3 है P, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलो क्लियर, समझ में आया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, D2sp3। चलो ठीक है, अब यहाँ मुझे बताओ लॉन पेयर कितने हैं, 0 है, एक भी इसमें लॉन पेयर है नहीं है, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0 होगा, वो तो पता ही है ना, n बराबर 0, तो म्यू बराबर 0, फॉर्मूला पता ही है ना, म्यू इज इक्वल टू √n+2 वाला, ठीक है, कि ये n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब म्यू के फॉर्मूला में डाल दोगे तो म्यू 0, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक, वेरी गुड, तो यस वेरी गुड, तो कौन सा नेचर होगा इसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कौन सा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। बोलो क्लियर, समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन भी मिल गया, डायमैग्नेटिक भी मिल गया। और यहां पर शेप की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, तो 6 लिगेंड है तो कौन सा शेप होगा, अभी सिखा दिया, ऑक्टाहेड्रल होगा। चलो पूरा क्वेश्चन फिनिश। और यही तो आपके एमसीक्यू होते हैं जेई में, नीट में, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल है, डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यही तो होते हैं। इसी को थोड़ा रॉटरेट करते हैं, थोड़ा उसको तड़का लगाते हैं क्वेश्चन में, बट बेस तो यही है, ये आ गया तो वो तो सब आ जाता है। बोलो क्लियर, अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में सारा समझा दिया, थियरी भी लिखनी है लेकिन इसके ऊपर से देखो, पूरा समझ लिया हमने, CO मैंने ऊपर CO से लिया ताकि आपको समझ में आए, CO3+, फिर यहाँ पे बेटा ये सबको सब जुड़ गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलो क्लियर, ठीक है। यहाँ आपको थियरी कैसे लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, देखते आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ से लिखनी है आपको, सबसे पहले याद रखना पॉइंट नंबर 1, पूरा जो मैंने साइड में लिखा ना उस तरह आपको ड्रॉ तो करना है पहले, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 1 थियरी कैसे लिखनी है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखना है इसका नाम, कि CuNH3 इसका नाम लिखो आप, भले यहाँ नहीं दिखा है आपको नाम लिख लेना, क्या लिख लेना, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3d6 रहेगा, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है वही लिखना है, वही लिखना है। बोलो क्लियर, पॉइंट 1 क्लियर। देखो इसके ऊपर से थियरी में मैं बता दूं कैसे लिखनी होती है, पूरा मैंने जो बताया उसी के ऊपर से। देखो फर्स्ट पॉइंट इसका नेम, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट कंटेन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना होता है बोलो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डी कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, डी कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, वेन एवर कोबाल्ट combine with 6 amine and making a hexaamine cobalt 3 ion, understand, here NH3 is a strong ligand, which ligand, therefore it is so low spin and all unpaired electron convert into pairing। देखो पूरी थियरी इसी के ऊपर से लिख रहा हूं मैं, समझते जाना, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पैरिंग हो रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सो वी गेटिंग 2d 1s and 3p vacant orbital, 6 NH3 donating 6 pair of the electron and making 6 coordination covalent bond and they converting D2sp3 hybridization। बोलो क्लियर, आ रहा है समझ में, कैसे थियरी लिखते जाना पॉइंट टू पॉइंट। फिर लिखना है here there is no any unpaired electron, so n is equal to 0, so mu is equal to 0, it's become a diamagnetic। There are 6 ligand, so it become a octahedral structure। थियरी खत्म। क्या यूनिडेंटेड है ना, हमने लिगेंड की थियरी में सिखाया बेटा, EDTA हेक्साडेंटेड है, NH3 तो यूनिडेंटेड है, लेकिन 6 बना रहे ना, इसलिए ऑक्टाहेड्रल हुआ ना, क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 बने ना कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 6 बनते तो अभी मैंने सिखाया कि वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। मैंने इसलिए कहा वो टेबल पहले मगज में फिट कर लेना। बोलो क्लियर, पूरी थियरी समझ में आ गई, कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, क्यों लिखना है। तो ये यहाँ तक पूरी थियरी थी बेटा, ध्यान से सुनना, ये थियरी है ना यहाँ तक की है। देखो ये थियरी यहाँ फिनिश हो जाती है आपके बुक्स में, ये अलग क्वेश्चन है पूरा, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मतलब एटॉमिक नंबर किसी
सी का पूछ ले रहे थे सीओ 1 to 30 एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद होने चाहिए आपको। और ऐसा हो तो मेरा एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, AMU GMM करके है, एटॉमिक नंबर वाला, लेकिन वो गुजराती में आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी बता ही देता हूँ। वो जो है ना, दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये आपको अभी वीडियो में आ जाएगा, तो पूरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा का पूरा लिख लेना है कि देखो एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास 1। ये शॉर्ट ट्रिक है इसके याद रखने की, ये 1 to 30 याद कर लेना है, 1 to 30, ठीक है। 1 to 30 एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट सिंबल नेम, फिर उसका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अब एटॉमिक मास कैसे याद रखोगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक दे दी है, 00111, डबल करो इतना रख लो, डबल करो और इतना रख लो, 101010 1.54 10। फिर यहाँ पे 21 to 23 में ST वडोदरा केंद्र में फेको निकुंज, शॉर्ट ट्रिक है, ST वडोदरा केंद्र में फेको निकुंज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका एटॉमिक मास याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, इसलिए यहाँ शॉर्ट ट्रिक क्या दिया मैंने, 3 नीचे 5, 45 45 45, डबल करके इतना रख लो, इसका एटॉमिक नंबर का डबल करके इतना रख लो, 45 45 45, फिर 35.5, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास भी मिल जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पॉइंट बना रहे थे हम, तो पॉइंट नंबर हमारा जो भी बनता हो नेक्स्ट 2 या 3 जो भी हो, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 ऑफ द NH3 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 6 हाइब्रिड ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स एट ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आ गया, इट्स डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे बता दिया वो कौन सा स्पिन शो करेगा, लो स्पिन शो करेगा, क्लियर? बस ये हो गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वो बनेगा। हाँ तो वो तो अभी टॉपिक अब लेंगे हम, मैंने इसलिए कहा NH3 याद रख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो लो स्पिन शो करेगा, क्लियर एकदम, ठीक है। अब जो है ना क्वेश्चन अलग है, यहाँ से अलग क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये यहाँ तक ही है, लो स्पिन तक ही इस, लेकिन हमें जो है ना ये थियरी को मैंने जो बताया ना पूरा ऐसे बनाना है, एग्जामिनर उसी को देख के आपको मार्क्स दे देता है, उसको पता है कि थियरी तो इसके ऊपर से लिखनी है, तो आपको थियरी को रट्टा नहीं लगाना है, जो आपको फर्मा बता दिया मैंने साइड में अभी वो पूरा बना देना है, उसी के ऊपर से थियरी लिखते जाना है पॉइंट टू पॉइंट, आप आराम से पॉइंट बना सकते हो। और इसका ये IMP क्वेश्चन है, याद रखना एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते, ये यूनिट का सबसे हाई ऑर्डर क्वेश्चन है, चाहे CBSE हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। बस ये बनाते आपको सीख लो बेटा, ये जो मैंने बता दिया वेरी इजी, आएगा ना? ओके, और भी बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, सिस्टम याद रखो कैसे बनाया मैंने, फिर इसके ऊपर से पूरी थियरी लिख लो। चलो अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि अब जो है बेटा मैं यहाँ पे NH3 की जगह फ्लोरीन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? 6 फ्लोरीन ले रहा हूँ, कोबाल्ट ही है लेकिन उसके साथ मैंने वीक लिगेंड ले लिया, कौन सा लिगेंड ले लिया? वीक लिगेंड। तो अब क्या होगा, अब आपके लिए सब कुछ आसान है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा समझा दिया कि अब इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आए मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप उसको फोड़ दोगे। देखते हैं, चलो आपको बताते जाना मुझे, CO F6 3 माइनस होगा -6 +3, बोलो क्लियर? फर्स्ट पॉइंट अपना जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना है, CO को एटॉमिक नंबर CO 27, आर्गॉन 3d7 4s2। चलो इसका साइड में नहीं बनाते, चलो अपना टाइम बचाए, क्योंकि आपके NCERT में नहीं दिया तो हम नहीं बनाएंगे। चलो इसका चार्ज +3, तो आर्गॉन 3d6 4s0 एंड 4p0, वेरी गुड। अब इसका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे बना दो, 1 2 3 4 5। आपको कोशिश ये करनी है, अभी मेरा ये पेन लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे इसके ऊपर बोर्ड पर, मतलब बट आपको एकदम जो उसको दे रहे हो ना परफेक्ट देना, ऐसा नहीं एक बड़ा एक छोटा ऐसा मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि सबके सब सेम होने चाहिए इसलिए। फिर एक S, फिर यहाँ 3p, क्लियर? 3d6 है, 4s0 है,
और P 0 है। अब यहाँ पे बेटा 6 रख लिया हमने, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके डन, ठीक है। इसके बाद 6 फ्लोरीन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो आप कहोगे सर अब क्या होगा, तो अब सोचना है फ्लोरीन कौन सा लिगेंड है, तो आप कहोगे सर वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो कौन सी स्पिन शो करेगा, हाई स्पिन शो करेगा। अरे हाई स्पिन का मतलब क्या, वो ये जो है ना पैरिंग नहीं होगा, पैरिंग नहीं होगा। यहाँ केस में ये ध्यान रखना, पैरिंग नहीं होगा। वन टू थ्री फोर फाइव। आपके जो एलएन में जो बच्चे होते हैं ना, मुझे पता है तब तक मेरे फ्रेंड है बहुत सारे, मतलब फैकल्टी में जो भी अच्छे बच्चे होते हैं ना, सबके सब पहले दिन से पर्सनल ट्यूशन रखते हैं एनसीईआरटी का। क्यों पता है कि जो एनसीईआरटी बेस समझ लेता है ना, फिर उनको क्लास में समझ में सब आ जाता है और फिर उसके ऊपर से क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपका बेस जो है ना, वो कभी देखो, आप मैं आकाश में पढ़ाता था, मुझे पता है, आप एलएन में जाते थे, तो नॉर्मली क्या होता है बेटा कि कोई भी वहाँ बेस से नहीं स्टार्ट कर सकता, बिकॉज दे हैव अ टाइम लिमिट। उनको टाइम लिमिट में सिलेबस फिनिश करना है, एज वेल एज, ऐसा नहीं फैकल्टी तो बेस्ट ही होती है सब, क्योंकि वो बहुत कॉन्क्रीट फैकल्टी को लाते, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, लेकिन उनके पास टाइम लिमिट होता है कि भाई ये यूनिट, जैसे ये यूनिट है, अपने शांति से जा रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो 5 लेक्चर में फिनिश यानी फिनिश करना ही करना है। अब वो शांति एक एक चीज़ आपको बिठाने समझाने बैठेगा, तो वो 5 दिन जो 5 लेक्चर का जो है वो हो जाएगी 10-12 लेक्चर। तो दूसरे यूनिट में फिर क्रैक होगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा। फैकल्टी क्या करेगा, मैं क्यों एक्स्ट्रा लूँ, बात समझ में आ रहा है। तो फिर वो सीधा जाएगा, वो एक एक चीज़ जो बेस होती है ना वो नहीं बता पाएगा, वो करनी होती बच्चे को खुद, इसलिए वहाँ बच्चा मार खा जाता है। चाहे जो रैंकर होते हैं, मुझे पता है तब तक वो भी साइड ट्यूशन रख लेते, कहते नहीं है किसी को, लेकिन वो कहते किसी को नहीं है। क्यों नहीं कहते, कि वो जानते हैं कि ये कंपटीशन में, ये कंपटीशन ही है, कंपटीशन में बीट करना है तो अपनी स्ट्रेटेजी किसी को नहीं बतानी। स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करते कि मैं क्या करता हूँ, कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, लेकिन हमें सब पता रहता है क्योंकि हमारे पास सब बच्चे आते। और मैं इसीलिए जो है ना, मेरा जो नॉर्मली क्या सिस्टम रहती है, मैं बेस से ही जाता हूँ, इसीलिए मैं ये यूट्यूब का मेरा ये पर्पज़ यही था, क्योंकि मेरे जो वहाँ पे अभी तक में था, अब आकाश मैंने लेफ्ट कर लिया, तो यहाँ पर के रीज़न यही था कि मेरी हैबिट पहले से रही है कि मैं स्टूडेंट ओरिएंटेड रहता हूँ। मुझे वो समझ में नहीं आता यार, ये बच्चे के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ करते हो। आप एक्स्ट्रा लेक्चर करवा लो, बच्चों को वीक में 3 दिन बुलाते, इसकी जगह 5 दिन बुला लो, बच्चा तो आ जाएगा। बट नहीं, हम वो नहीं करेंगे, बच्चे की चाहे जो लगनी हो लग जाए। तो ये इसकी वजह से आपके जैसे स्कॉलर बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। बिलीव मी, जो पहले दिन से आपको प्रॉपर फीडिंग मिलती ना, तो आपका आज कुछ अलग चाम होता, क्योंकि आपका मैंने लेवल तो देख लिया, मैं इतने साल से पढ़ाता हूँ, 10 साल से ज़्यादा, तो लेवल तो तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे का क्या है। मैंने इसलिए आपके पापा को बोला कि डोंट वरी, अभी जो मैं पूरा 12th लूँगा ना, उनका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो जेई की एग्ज़ाम देंगे ना वो फाड़ देंगे। 12th भी प्रॉपर कर लिया और 11th का जो है मेरी सीरीज़ में बना रहा हूँ, तो वो आप देख लोगे तो आपका बहुत खुश हो जाएगा और आराम से वो लेवल तक चले जाओगे कि जो आपका एक अच्छा ड्रीम कॉलेज है वो पहुँच जाओगे। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि आपको बेस करना ही करना है, ये याद रखना है, क्योंकि जेई मेन और नीट तक तो जो है ना एनसीईआरटी के प्लस ही करते हो। एडवांस पूरी बात अलग है, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं। जेई मेन तक तो आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से समझ लेना है और उसके ऊपर से थोड़ा प्लस तड़का लगा के क्वेश्चन कर लेना है, आपका हो जाता है। बट ये कभी कोई नहीं कहेगा आपको, बिकॉज बिजनेस है ना। अब बिजनेस पूरी बात खोल के रख लेंगे तो फिर कौन आएगा। अब जैसे आप इतनी दूर से यहाँ पे गए, आप आए इतना सपनों के साथ, लेकिन बहुत दुख होता है मुझे जब बच्चों के साथ ये होता है ना। ठीक है बेटा, तो ये जो है CuF6 3- वीक लिगेंड है, हाई स्पिन है। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे बेटा जो है एज इट रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6।
डन। अब यहाँ पे 6 फ्लोरीन है तो क्या करेंगे, और डी लाना पड़ेगा यहाँ वैकेंट, क्योंकि 4p के बाद क्या आता है आपको पता ही है, 4d आता है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख लिया 4s, ये रख लिया 4p, ये रख लिया हमने 4d। क्लियर। अब यहाँ पे 6 फ्लोरीन डाल दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके डन। अब जो है बेटा यहाँ पर हमने आ रहा 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो, sp3d2 होगा ना, क्योंकि ये देखो पूरा चेंज, वहाँ d2 sp3 ये था, स्ट्रॉन्ग आया तब। तो आप देखते ही पता चलो, अब इसका जैसा क्वेश्चन बनेगा आपके यूनिट कंप्लीट के बाद जेई मेन के करेंगे हम, तो अब देख के पता चल गया अरे ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो और 6 है, हो गया d2 sp3, ये वीक है। बात समझ में आ रही है, और तुरंत आप पिकअप कर लोगे क्वेश्चन को। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, d2 sp3d। अब यहाँ n इज इक्वल टू क्या होगा, चलो एक तो ये पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर 1 2 3 4, यहाँ पे अनपेड है तो म्यू मतलब कि नॉट जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये क्या बनेगा, पैरामैग्नेटिक। ये भी एक क्वेश्चन है, और एक इसमें भी क्वेश्चन है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होता है, तो वो आपका फॉर्मूला डाल के आप ढूंढ सकते हो। तो आपको फॉर्मूला आता ही होगा, 11th में आ गया, याद है ना बेटा कि नहीं याद है? ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा, तो 4 पॉइंट समथिंग 89 या जो भी आता हो तो वो आपका आ जाएगा। तो वो भी पूछते BM, इसके पीछे लगते बॉर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, इसमें से ध्यान रखना। फिर इसके बाद ये पैरामैग्नेटिक हो गए, ये भी हो गया। शेप कौन सा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। स्पिन कौन सा हुआ, तो आप कह दोगे वीक लिगेंड एंड हाई स्पिन। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन ही मैंने यहां लिख लिया, मतलब क्या लिखना है पैटर्न बता दी, पॉइंट। अरे बोलो समझ में आया, यस और नो। और यही हमारे जेई के नीट के एमसीक्यू बेटा, वीक लिगेंड, हाई स्पिन, ऑक्टाहेड्रल। कुछ यूनिट ऐसे होते हैं कि जिसमें थोड़ा अलग जाना पड़ता है, जैसे ऑर्गेनिक है तो वो बात अलग है, लेकिन ये यूनिट की खासियत है कि पूरा का पूरा इसके एनसीईआरटी बेस है, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो। बोलो क्लियर, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, एनी डाउट? ठीक है, तो यही थियरी में लिखा है बेटा, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद और भी देख लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल। अब जो है 4 लिगेंड वाले की बात करेंगे हम, ये 6 लिगेंड वाले की बात की थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया, पहले मैं वो सॉल्व करा रहा हूँ, फिर उसके बाद लेंगे आगे के। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो NiCl4 है बेटा, कौन सा है, NiCl4 2-। तो आप देख के पता चल जाएगा, अरे अच्छा क्लोरीन है तो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तुरंत आप वो खेल कर लोगे। अब तो समझाने की जरूरत है कि हो जाएगा, आप खुद बना दोगे। Ni2+ पहले नंबर पर, तो यहाँ पर 3D के अंदर निकल में कितने होते हैं, 3D ऐसा बनता है हमारा, यहाँ पे सब कुछ दिया नहीं है लेकिन आपको बनाना है। 3D8 4s2 4p0, वैसे नॉर्मली Na2+ में क्या होगा, S में से चले जाएंगे तो 3D8 हो जाएगा। क्लियर। क्लोरीन कौन सा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं होगा पेयरिंग। अब चारों चार किस में आएगी, कि S में 3 P में, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3। ओके, n इज इक्वल टू 2, मतलब कि क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक, खत्म। शेप कौन सा बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अभी बताया मैंने आगे टेबल में कौन सा शेप होगा। मैंने कहा टेबल याद रखना, यस राइट आंसर, टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। कहा ना मैंने कि sp3 हो तो कौन सा शेप होगा, टेट्राहेड्रल। कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। क्लियर, चलो वेरी गुड। तो ये पूरा, हाँ अच्छा, वो आपका बेस, आपका बेस नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है बेटा, इसकी बेस आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सीखा ही नहीं है, तो यूनिट नंबर 3 11th में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ है इसमें। चलो जस्ट वेट। जब मैं यूनिट 3 सिखाता हूँ ना, आउटपाउ पॉली सिखाता हूँ, तो उसके साथ ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूँ। देखो, क्योंकि इसके ऊपर से पूरा खेल हो जाता है।
जस्ट वेट है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, ये पूरी की पूरी किसके ऊपर से बनती है, इसी के ऊपर से बनती है, ऑफ-बाउ पॉली के ऊपर से। किसके ऊपर से? ऑफ-बाउ पॉली। ये ऑफ-बाउ पॉली सीरीज याद है कि नहीं आपको? हाँ, तो याद है तो फिर तो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसी के ऊपर से पूरा खेल होता है। चलो मैं बता दूँ, चलो थोड़ा वो ढूंढने में टाइम जाएगा। अब जैसे निकल है अपने यहाँ पे 1 to 30 का, अब जो है ना एक बार मैंने पूरा बनाया हुआ है, चलो मैं अभी बता ही देता हूँ इसके बाद। तो निकल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब निकल का आप बताओगे तो उसका 28 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? आर्गॉन 18, फिर 3D 8 4s2 होगा। क्यों? 18 and 2 20, 20 and 8 28 हो गया, तो हो गया खेल खत्म। अब तुरंत Na2+ बनेगा, तो आप तुरंत क्या करोगे? इसमें से 2 उड़ा दोगे, तो बन गया आर्गॉन 3D 8 4s0। क्लियर? अब आपको पता है कि ऑफ सीरीज आपको याद है, तो 4s के बाद कौन आएगा? तुरंत कहोगे 4p आएगा, 4p0। यहाँ पे डाल दी हमने 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलो क्लियर? ठीक है, चलो मैं वो ढूंढ ही लेता हूँ, तो वो आ जाए तो लेक्चर में। एक मिनट, मैंने इलेक्ट्रॉनिक तो इसमें नहीं पढ़ा है। कौन से लेक्चर में पढ़ाया था वो याद नहीं है, मैंने पढ़ाया था सभी बच्चों को। यार यूनिट 2 में सिखाया था, 3 में सिखाया था, वो याद नहीं है, क्योंकि वो क्या है कि वो कॉन्सेप्ट वैसे अलग रहता है थोड़ा। देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, बट एग्जैक्टली मैंने पूरा अच्छे से लिखा था। चलो देखो, दिख रहा है बेरिलियम हीलियम 2s2 नियॉन, ये पूरा। तो ये जो है ना नॉर्मली इसके ऊपर से होता है, लेकिन चलो मैं वापस सिखा देता हूँ आपको अच्छे से। मैंने अच्छे से लिखा था, लेकिन वो देख रहा हूँ कहाँ पे लिखा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, छोड़ो उसको। तो आपको जो है ना 1 to 30 एटम नंबर तो याद है कि भूल गए? वो याद है ना सबके सब? ठीक है। अब जो है, अभी मैंने पूरा टेबल बनाया, आपने देख लिया होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी जो फ्रिक्वेंटली आने वाले वो बता देता हूँ। जैसे 26 है, तो इसका क्या बनाओगे आप? आर्गॉन 26 है ना, आर्गॉन का कितना होता है? 18। फिर 3D 4s आता है, 18 and 2 20 and 36, ठीक है। फिर आयन के बाद कौन? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो जिंक का बनाते 30, तो क्या बनेगा? आर्गॉन 3D 10 4s2। क्लियर एकदम? बोलो समझ में आ गया? ठीक है। अब जो है उसके बाद 4th नंबर, 3 तो हमने प्रैक्टिस किए, एक और बाकी था, चलो वो भी देख लेते। NiCN4 क्या है? बोलो NiCN4। अब देख के पता चल गया साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, पहले निकल रख लो Na2+, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगी? पैरिंग हो जाएगी। तो इसमें से एक डी खाली रहेगा, और ये दोनों पैरिंग हो गए तो डी क्या होगा? एक खाली हो गया। बनाओ आपको, या समझ में आया? तो ठीक है। अब एक डी, एक एस और 2 पी, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अब n=0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक भी खाली नहीं है इसमें, देखो। तो n=0, तो μ=0। बोलो क्लियर? तो हाँ, वेरी गुड, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। शेप कौन सा हो जाएगा? DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड, ओके डन। स्पिन कौन सा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना साइनाइड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वीक स्पिन हो जाएगा, यानी कि लो स्पिन हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा VBT की थियरी कंप्लीट हो गई। बोलो समझ में आ गया? एकदम डन। मोस्ट टाइम है, आपको मैंने जो ये बताया वो भी दो, और ये दो भी आपको इसी तरह बना के लिखना है, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे आपको बनाना है,
भले थियरी नहीं लिखोगे चलेगा, थियरी उसके ऊपर से बना के आप लिख सकते हो, बट पूरे चारों चार ऐसे बना के लिख लेने। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? एनी डाउट? अब इसी के ऊपर से एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। देखो ये होमवर्क में दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ये है क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, क्योंकि इन पूरी की पूरी एक्सरसाइज तो कंप्लीट करनी ही करनी है आपको एनी हाउ, ठीक है। तो ये 4 और 9 पॉइंट आपका जो है, ये छोड़ो अभी इसको बाहर है, 9.15 अभी जो चला VBT। देखो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो 9.19 आपका ये जो क्वेश्चन लिखो ना इसके ऊपर ये लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन ध्यान से फोकस करो। यहाँ क्वेश्चन जो है देखो, CrNH3 इज पैरामैग्नेटिक वाइल NaCH3 इज अ डायमैग्नेटिक, एक्सप्लेन वाई। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डालते हैं। बोलो समझ में आया? यस और नो? तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना VBT थियरी, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछेंगे तो आपको आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। ओके तो आज यहाँ तक रखते हैं भाई, क्लोज, अभी लेक्चर चालू है। सर ये जो 9.12 है सर, अरे रुक गई है वीडियो, अरे 1 मिनट में रुक गई है, 1 कलाक में। हाँ बंद कर दे तू।